सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ हर यूनिट को कवर कर रहे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं, जिसपे मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी। यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट, यूनिट 10 इनकम टैक्स, प्लस ये जो हमारी चल रही है वो है यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब बेसिकली जब हम स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, मैं इस पे ऑलरेडी अकाउंट स्टैंडर्ड 2 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की वीडियो बना चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब इसके लिए क्या करता है, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है द एप्लीकेबिलिटी। अब ये कैसे एप्लीकेबल होता है? The applicability of cash flow statement has been defined under the Company Act 2013। तो ये किस में डिफाइंड है? कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइंड है। एज पर द डेफिनेशन इन द एक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो क्या क्या इसमें इंक्लूड्स हैं? अब बेसिकली जब हम बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स है उन ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा और कैश अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, उसके लिए जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? AS3। AS3 क्या करता है? उन सबके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। अब कैश की जो आइटम्स है वो किसके अंडर होती हैं? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो कैश की सारी डिटेल होगी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या चेंजेस हुए, जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हमारे आइटम्स होंगे वो इसमें होंगे। एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो फिर ये सारे जो है इन सब में कैसे एप्लीकेबल होगा AS3। ठीक है, इन सबको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या लिखा है, दस कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय ऑल कंपनीज बट एक्ट ऑल्सो स्पेसिफिक्स अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ कंपनी विच आर एग्जेम्प्टेड। मतलब ये लगभग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये हर कंपनी में एप्लीकेबल होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज है जिस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्हें छोड़ा गया है इससे? फ्रॉम प्रिपेयरिंग द सेम सच कंपनीज आर 1% कंपनी। तो देखो कंपनी एक्ट 2013 में जो हमारा एक एक्ट है 1% कंपनी, यानी कि 1% ही कंपनी अपनी बना सकता है और अपना सारा बिजनेस की उसके अंदर ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो उसको इससे एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो कैश फ्लो ना भी बनाए तब भी चलेगा। ठीक है, स्मॉल कंपनीज, जो स्मॉल कंपनीज होती हैं जिनकी ट्रांजैक्शन कम होती है, वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट ना बनाए तब भी उनका बिजनेस चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डोरमेंट कंपनी, अब डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो बेसिकली एक्टिव नहीं होती, या फिर वो जैसी ऐसी कंपनी होती है कि किसी पर्सन ने उस कंपनी को खोला और उसके बाद किसी फ्यूचर पर्पस के लिए उस कंपनी को छोड़ दिया, मतलब एज इट इज़ उसे रख दिया, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब होता है कि उस टाइम के लिए बंद होना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है OPC। OPC मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली वन सिंगल पर्सन। तो OPC कौन सी कंपनी होती है? जिसमें जैसे कि एक पर्सन है, वही क्या है, उस कंपनी का ऑनर है, वही सारे काम कर रहा है। ठीक है, वही ऑनर है, सारे प्रॉफिट उसी के पास है। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या है, एक पर्सन ऑनर है और वही सारी ट्रांजेक्शन करता है, तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट से अलग रखा गया है। नेक्स्ट है अ स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनीज कौन सी है? स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। वो एक प्राइवेट कंपनी होती है विद अ मैक्सिमम पेड अप कैपिटल इज 50 लाख। तो स्मॉल कंपनी में वो कौन सी प्राइवेट कंपनी आती है जिसकी 50 लाख पेड अप कैपिटल होगी और मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ है या उससे कम है तो वो इसके अंदर आएगी, उससे ज़्यादा है तो वो प्राइवेट कंपनी होगी, वो स्मॉल कंपनी के अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट है अ डोरमेंट कंपनी। तो मैंने बताया था अभी आपको, अ डोरमेंट कंपनी इज एन इनिटेटिव कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी किसी एक पर्सन ने ओपन कर लिया लेकिन उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, वो एज इट इज़ पड़ी, किसी फ्यूचर पर्पस के लिए उस कंपनी को ओपन किया गया है। ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पर, वो उस समय डोरमेंट कंपनी है। देखो यहाँ पर लिखा है सम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और ओनली टू होल्ड अन एसेट्स
या कुछ एसेट्स को होल्ड करने के लिए। एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंस ट्रांजैक्शंस, उसमें ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो एक्टिव नहीं होती। तो ये होती है हमारी डोरमेंट कंपनी। नेक्स्ट, अब देखो जैसे हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने से पहले हम समझेंगे कि कैश होता क्या है, ठीक है, और कैश कहाँ कहाँ से सोर्सेज हैं, कि कैश कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले जो कैश इन हैंड, जो भी हाथ में जो भी कैश है उसकी एंट्रीज होंगी, या कैश में जो बैंक है, कैश एट बैंक, सॉरी, तो जो बैंक में जो भी कैश है वो सारे ट्रांजैक्शंस वो भी कैश के अंदर कैलकुलेट होती हैं। और नेक्स्ट हमारा कैश इक्विवेलेंट। अब कैश इक्विवेलेंट क्या होता है कि आप उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो देखो पहला यहाँ पर क्या था, कैश इन हैंड, मतलब हाथ में कैश है, वो तो मतलब ही नहीं, बस कैश है, उसको लिख लो कितना हाथ में है आपके, कितनी आपने कितने का सामान खरीदा, कितने का नहीं करा, तो आपने यहाँ पर एंट्रीज कर दी। बैंक में जो कैश है वो भी समझ लो आपके हाथ में ही, आप उसको एंट्री कर सकते हो, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया कि जिसे इजीली कन्वर्ट किया जा सके। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है दो इसके पोर्शन, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। अब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्ट कर दिया और बहुत ही जल्दी शॉर्ट टाइम के पीरियड ही उसको क्या कर सकते हैं, उसे लिक्विडेट करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रेडिली कन्वर्ट इनटू कैश, वो क्या हो जाती है, जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं ऐसे आइटम्स, तो उसे भी कैश इक्विवेलेंट के बराबर ही मानते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म, अब जो शॉर्ट टर्म में होती है जिसकी मेच्योरिटी डेट क्या होती है, 3 महीने के अंदर, मतलब 3 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर जिसकी क्या होगी, मेच्योरिटी डेट आ जाए और कैश में वो इजीली कन्वर्ट हो जाए, तो उसे भी हम कैश इक्विवेलेंट के अंदर मानते हैं। अब बेसिकली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, अब ये होता क्या है, अब इसे एक हम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। अब ये जो है वो मिस्टर ए है, वो है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए का जो है बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और वो अपने सीए के पास जाते हैं, वो अपनी बैलेंस शीट बनवाते हैं। सीए बोलता है कि उनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो है 5 करोड़ का, सीए बोलता है उन्हें जो प्रॉफिट हो रहा है वो होता है 5 करोड़ का। अब जो मिस्टर ए हैं वो कहते हैं नहीं भाई, मेरे को 5 करोड़ का कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, मेरे पास तो 5 करोड़ नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 2 करोड़ है, आप कैसे कह रहे हो 5 करोड़ का प्रॉफिट है। ये सीए से मिस्टर ए क्वेश्चन पूछते हैं, तो कहते हैं भैया देखो आपकी बैलेंस शीट जो बनी है उसमें तो 5 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन जो आप समझ रहे हो, यानी कि मिस्टर ए जिन्हें सिर्फ कैश की भाषा समझ आती है, वो कहते हैं भाई मेरे पास तो कैश 2 करोड़ है, 5 करोड़ कैसे हो गया। तो मिस्टर सीए कहता है कि देखिए भैया, आपने जो उधार में सामान बेचा है आप उसको भी तो रिकॉर्ड करोगे, जो अक्रूड है इनकम वो भी तो इंक्लूड करोगे, तो ऐसे करके आपकी सारी जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो गया 5 करोड़ का। तो मिस्टर ए कहते हैं भाई मुझे तो नहीं समझ आ रहा, मुझे सिर्फ कैश की भाषा समझ आती है कि कैश मेरे पास कितना है। तो अब इनको समझाने के लिए जो कैश स्टेटमेंट बनता है, कैश स्टेटमेंट जो पूरा रिकॉर्ड होगा उसमें हम कैश से रिलेटेड एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें मिस्टर ए देखेंगे कि उनके हाथ में कितना कैश है, उनके बैंक में कितना कैश है और कितना जल्दी जो कैश है वो इक्विवेलेंट यानी कि कैश कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी आइटम किसके अंदर आती है, ये आती हैं कैश फ्लो के अंदर, ये आती हैं सारी कैश फ्लो के अंदर। तो कैश फ्लो में कौन सी आइटम आएंगी, जो भी कैश से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट को, मैंने यहाँ पर एक अलग से नोट भी लिखा है। देखो कैश इक्विवेलेंट्स आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर मीटिंग इट्स शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, एक शॉर्ट में आप शॉर्ट टर्म में उसे क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कमिटमेंट इंस्टेंट ऑफ द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट और सच पर्पस, यानी कि ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देना जहां जल्दी से जल्दी आपको कैश मिल जाए, ठीक है। फॉर इन्वेस्टमेंट टू क्वालिफाई एज सच कैश इक्विवेलेंट, तो वो किसके बराबर होगा, कैश इक्विवेलेंट के। तो देखो यहाँ पर वही 2 पॉइंट लिखे हैं, अन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, वो क्या हो मस्ट बी, यानी कि अगर वो कैश में जल्दी से कन्वर्ट नहीं हो रहे तो वो कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएंगे। तो अन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, वो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट बी सब्जेक्ट टू अ वेरी लो लेवल ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कैश इक्विवेलेंट है उसमें रिस्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू में चेंज हो उससे रिलेटेड भी, ठीक है। तो देखो यहाँ एक हैंस अन इन्वेस्टमेंट वुड क्वालिफाई
to be cash equivalent only when such an investment has a short maturity of 3 months or less from acquisition date। तो देखो मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया था कि वो 3 महीने के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, वो कैश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए इजीली, तो वो कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो अभी तो मैंने बात करी कि कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो तो कैश के अंदर आएंगी। अब जो मिस्टर ए ने जो कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन तो उसको समझ आ गई, अब क्या होगा, डे बाय डे वो सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। जो हमारा एग्जांपल था उसमें वो क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है डे बाय डे। अब वो क्या कहना चाहता है, वो उसने बहुत सारी एंट्रीज तो बना ली कैश की, क्या करी उसने, बहुत सारी एंट्री बना ली। अब टिल द एंड उससे पूछो कि भैया, वो पूछ रहा हमसे कि मैंने कितना खर्चा करा, तो अब पूरी बुक लेके बैठ जाओ कैश की और उसमें खर्चे ढूंढते रहो तो कितनी दिक्कत होगी। तो इसके लिए जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट में हमें क्या होता है, सब कुछ पता चल जाता है कि भाई देखो इतना ये हुआ, इतने ये एक्सपेंस हुआ, इतना यहाँ पर खर्चा हुआ, इतना यहाँ पर खर्चा हुआ। तो ये एक स्टेटमेंट बनाते हैं हम। कैश तो हमें समझ आ गया कि जो भी कैश से रिलेटेड हमने वो सारी एंट्रीज कर ली, उसके बाद एक उसको सम अप करने के लिए हमने उसको क्या करा, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जिसमें हम कैश से रिलेटेड सारी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, अब ये 3 तरीके की होती हैं, फर्स्ट ऑपरेटिंग, सेकंड इन्वेस्टिंग, थर्ड इज फाइनेंसिंग। अब ये तीनों होती क्या है, इसे वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग। अब देखो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी कि यहाँ पर एक पर्सन है जो टूल लेकर खड़ा है। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है कि बिजनेस से, जो बिजनेस में मेन रिलेटेड जो काम होगा वो सारा क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होगा। यानी कि बिजनेस में जो उससे रिलेटेड है, मेन बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी, जो भी बिजनेस में मेन रिलेटेड एक्टिविटी है वो सारी क्या होंगी, ऑपरेटिंग की। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि किसी का मशीन बनाने का काम है, सपोज मशीन की जगह हम लैपटॉप ले लेते हैं कि एक जो है लैपटॉप बनाने का काम है, एक कंपनी है, कंपनी ले लेते हैं हम XYZ कंपनी है। XYZ कंपनी क्या करती है, लैपटॉप मैन्युफैक्चर करती है और उसके बाद सेल करती है। तो जो लैपटॉप सेल आउट करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल लगा रही है, वो सारी चीज़ें लगा रही है, वो सब किसके अंदर आएगा, ऑपरेटिंग के अंदर। तो ऑपरेटिंग के अंदर क्या है, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, बिजनेस से रिलेटेड मेन एक्टिविटी, यानी कि वो सेल कर रही है तो सेल भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसने क्या करा, जो प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट को ही तो सेल किया है। तो बिजनेस से मेन जो रिलेटेड एक्टिविटी हैं वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती हैं। ठीक है, और इसी का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि सारी जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो डे पर डे ज़्यादा होती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए घर दिख रहा है और एक पर्सन दिख रहा है, इसके हाथ में की है, यानी कि इसने घर पे इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्टिंग क्या होती है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स होती है, ये करंट एसेट्स नहीं होती। ठीक है, और डिविडेंड। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि इस पर्सन ने, यानी कि कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। सपोज उसे एक बिजनेस एक दूसरी जगह भी अपना स्टार्ट करना था, तो उसने वहाँ पर लैंड परचेज कर ली। क्या करा उसने, लैंड परचेज कर ली। तो जब लैंड परचेज की तो उसने जो लैंड है वो इस बार परचेज की है, वो हर साल तो परचेज नहीं कर रहा ना, हर साल तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होती है, तो उसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, यानी कि कैपिटल, डिबेंचर, लोन, ठीक है, या उसने किसी से उधार ले लिया, या इक्विटी शेयर इशू कर दिए, या इंटरेस्ट मिला उसको डिबेंचर के ऊपर। तो जो फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी होंगी वो सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। देखो यहाँ पर भी एक पर्सन है, वो कूदा हुआ है, बहुत सारे उसके पास पैसे ही पैसे हैं, यानी फाइनेंस उसके पास बहुत सारा है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्ट करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिजनेस की एक्टिविटी होती है, जिसमें जो बिजनेस की जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी ऑपरेटिंग के अंदर आती हैं। जब कंपनी कहीं इन्वेस्ट करती है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जब वो फाइनेंस लेती है कहीं से, या कहीं से लोन लेती है या बोरो करती है पैसे, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। ठीक है, हम इसे वन बाय वन और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो। तो मैंने अभी आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं जिससे कि सारी जो भी ट्रांजैक्शन है उसको इजीली समझा जा सके।
तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया था ये 3 टाइप की होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो कंपनीज मस्ट प्रिपेयर द प्रेजेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन सच मैनर दैट इज ऑपरेटिंग ओपीटी टू देयर बिजनेस। अब ये क्या होते हैं बेसिकली, जो भी हम इन सारी ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कंपनीज इसे ज़रूरी प्रिपेयर करती है। ये क्या है, एएस अकॉर्डिंग टू AS3। ठीक है, AS3 के अकॉर्डिंग हर कंपनी को ये मैंडेटरी है कि वो उनको ये बनाना ही होगा, कुछ कंपनियों को जिनको एग्जाम्प्ट किया हुआ है उनको छोड़कर। ठीक है, ग्रुपिंग द एक्टिविटी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इनेबल द यूजर्स in assessing the impact of such activities on the overall financing position of an enterprises and also assess the value of the cash and cash equivalent। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कैश क्या होता है और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, कैश जो उसके कैश इन हैंड जो उसके हाथ में कैश है, कैश एट बैंक जो बैंक में है, और कैश इक्विवेलेंट यानी कि जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो सारी एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, इनमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने बताया था कि जो भी बिजनेस की एक्टिविटी होती है, जो भी कंपनी की रेगुलर एक्टिविटी होंगी, जो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड होंगी, वो सारी एक्टिविटी क्या होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रीडोमिनेटली रिजल्ट। अब प्रीडोमिनेटली लिखा है यहाँ पर, देखो जो डोमिनेट करे, जैसे कि अब प्री यहाँ पर क्यों लिखा है कि ये जो एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी तो ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी क्या होती है, बाकी सबको डोमिनेट करती है। ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग। अब यही तो मेन रेवेन्यू जनरेट करती है, अगर सेल होगी तभी तो क्या होगा, कैश आएगा। ठीक है, या कहीं से अमाउंट रिसीव होगा या किसी को पे किया जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेन होता है। ठीक है, जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कैश रिसीव होना गुड्स या सेल से, यानी कि कोई सामान बेचा या कोई सर्विस दी तो उसके बदले कुछ पैसे ले लिए, तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना, मैंने आपको बताया था अभी। कैश रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ फीस, कोई फीस रिसीव हो गई। ठीक है, या कोई रॉयल्टी आपने रिसीव कर ली, कमीशन एंड वेरियस अदर रेवेन्यू फॉर्म्स, या किसी भी तरीके से आपको कैश रिसीव हो गया, तो वो सारी किसके अंदर कहलाएंगी, वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएंगी। नेक्स्ट है कैश पेड टू अ सप्लायर। अब आपने कैश सप्लायर को पे कर दिया तो वो भी क्या है, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपने प्रोडक्ट या सामान खरीदा होगा, उसके बदले ही आपने कैश दिया होगा, तो ये भी आपकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो आपको समझ आ गया होगा कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। बिजनेस से मेन रिलेटेड, यानी कि उस प्रोडक्ट से, जैसे प्रोडक्ट को खरीदा, प्रोडक्ट को बेचा, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आई, तो वो सारी हमारी क्या होती है, ऑपरेटिंग। अब इन्वेस्टिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है कि आपने कहीं पर अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, वो कहलाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिप्रेजेंट आउटफ्लोज आर मेड फॉर रिसोर्सेज इंटेंडेड फॉर जनरेटिंग कैश फ्लो एंड फ्यूचर इनकम। अब बेसिकली ये वही बात कर रहा है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया, किस पर्पज़ के लिए, कि फ्यूचर में आपको इनकम होगी। आपने एक अमाउंट लिया और उसको किसी एक प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर दिया कि आपको उससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट होगा, फ्यूचर में उससे इनकम होगी, तो आपने वो अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फॉर इंस्टेंस, ये कुछ देखो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, कैश पेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। अब क्या करा, कैश पे कर दिया किसी फिक्स्ड एसेट के लिए। सपोज एक मशीन खरीद ली, एक मशीन परचेज करी। अब मशीन परचेज की तो मशीन पर आपने क्या करा, अमाउंट पे करा। ठीक है, लेकिन आपने क्यों पे किया, आपको वो मशीन अक्वायर करनी थी, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया उस मशीन पर, तो दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि जो डिस्पोजल, यानी कि कोई मशीन है उसको सेल कर दिया, कोई फिक्स एसेट से उसको सेल कर दिया, उसके बाद जो कैश रिसीव्ड हुआ वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। परचेज किया तब भी, सेल किया तब भी, ये दोनों ही क्या कहलाएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश पेड फॉर एक्वायरिंग शेयर,
कोई शेयर को एक्वायर करने के लिए वारंट्स को और डेप्ट को, इंस्ट्रूमेंट को, अदर कंपनी, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट के लिए जो इन्वेस्ट किया जाता है, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पर एक वर्ड था इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो एसेट्स आपको दिखते नहीं, जस्ट लाइक गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? जो मैंने आपको बताया था, जो शेयर, लोन, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, तो ये बोरोइंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सारी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दोज विच ब्रिंग changes in composition and size of owner capital and borrowing of an enterprises। तो ऑनर क्या करते हैं? यहाँ पर कुछ कैश उसको ज़रूरत होती है तो वो बोरो करते हैं कंपनी के बेहतर पर्पज़ के लिए या उसको डेवलप करने के लिए। तो उसके लिए जो उसको अमाउंट की ज़रूरत होती है जिसके लिए वो बोरो करता है या लोन लेता है, तो दैट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशूइंग शेयर, शेयर इशू करके फंड रेज कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, कंपनी ने क्या करे? कुछ शेयर इशू करे पब्लिक को और पब्लिक से कैश ले लिया, तो दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और अदर सिमिलर सिक्योरिटी या कोई और सिक्योरिटी इशू करी लाइक डिबेंचर, ठीक है, बॉन्ड्स, तो दैट्स ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कैश रिसीव फ्रॉम इशूइंग लोन्स। कोई लोन्स के थ्रू आपको अमाउंट रिसीव हुआ, आपको लोन आपने अप्लाई किया हुआ था और लोन क्या हुआ? लोन के थ्रू आपको अमाउंट मिल गया, तो वो अमाउंट भी आपका क्या कहलाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर के थ्रू आपको अमाउंट मिला, बॉन्ड्स, नोट्स एंड अदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इन सब के थ्रू जो भी आपको अमाउंट मिला या आपने पे किया, तो दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश रैपिड ऑन बोरोइंग, तो कैश आपका ज़्यादा बढ़ गया थ्रू दी बोरोइंग, कि आपने बोरो किया कैश तो आपका कैश इंक्रीज हो गया, तो दैट्स ऑल आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इज, अब देखो मैंने यहाँ पर इनफ्लो और आउटफ्लो बताया आपको। तो इनफ्लो सबसे पहले क्या होता है? इनफ्लो का मतलब होता है कैश आपके पास आया, यहाँ पर क्या हुआ? कैश आया। और आउटफ्लो इज कैश आपके जेब से गया। तो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर मैंने अलग बताया हुआ है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आपने कुछ सेल किया गुड्स एंड सर्विसेज को, तो आपको क्या हुआ? कैश मिला। रिसीव ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड का जो है मिला, तो क्या हुआ? आपकी जेब पे पैसे आएंगे। ठीक है, परचेज इन्वेंट्री, आपने रॉ मटेरियल वगैरह कुछ खरीदा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे करे, इंटरेस्ट पे किया, इनकम टैक्स दिया। अब आप देख रहे होंगे कि इनकम टैक्स जो है यहाँ पर बेसिकली वो ऑपरेटिंग का पार्ट तो नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है। तो एक ये भी रूल है कि जो आइटम इन तीनों में से किसी का पार्ट नहीं होता, अल्टीमेटली तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट है ना। बिजनेस ही नहीं होगा तो इनकम टैक्स कहाँ पे करोगे? तो उसको क्या करते हैं? एंड में शो कर देते हैं। ऑपरेटिंग के जो एंड में एंट्रीज होंगी उनमें से शो कर देते हैं, यानी कि लास्ट में यहाँ पर इस एंट्री को शो कर देंगे। जो किसी में नहीं गया उसको इसमें डाल दो, वो भी एंड में। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ लॉन्ग एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एसेट्स, लैंडिंग, नोट रिसीवेबल, तो ये सारी चीज़ें क्या है? इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्ट किया उसके थ्रू यहाँ पर क्या हुआ? कैश रिसीव हुआ और यहाँ पर कैश आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो। ठीक है, सिमिलर फाइनेंसिंग में इंश्योरेंस ऑफ बॉन्ड, नोट्स पेबल, पे करा आपने, तो क्या हुआ? इनफ्लो आउटफ्लो। रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड नोट्स, तो यहाँ पर क्या हुआ? आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जांपल प्रिपेयर करा है कि यहाँ पर देखो कैश और इनफ्लो और आउटफ्लो का। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर अलग से। ठीक है, तो अगर कुछ कैश में सेल किया है तो वो किसका पार्ट होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ठीक है, डिवेंचर कलेक्शन, कमीशन पे करी है, ये सारे सिंबल देख रहे हो, इसका मतलब है ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसका है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, और टू लोन, लोन मैंने बताया था आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी। टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेल की है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। टू शेयर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बाय कैश परचेज, कैश में परचेज किया है, किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का।
क्रेडिटर को पेमेंट की है, ऑपरेटिंग। एक्सपेंस पे करे हैं, ऑपरेटिंग। सैलरी पे करी है, ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन दिया है, लोन पर इंटरेस्ट पे करा है, फाइनेंसिंग। डिविडेंड पे करा है, इन्वेस्टिंग। इनकम टैक्स पे किया है। इनकम टैक्स बेसिकली वैसे तो आपका देखो फाइनेंसिंग का पार्ट है, लेकिन इसे मैंने आपको बताया था कि हम ऑपरेटिंग के लास्ट में भी यहाँ पर शो कर देते हैं, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की आपने पेमेंट कर दी तो ऑपरेटिंग। लोन की सॉरी रीपेमेंट किए तो हमारा ये फाइनेंसिंग कहलाएगा, ठीक है। और क्लोजिंग अमाउंट हमारे यहाँ पर गिवन है। तो ये एक एग्जांपल था जिसमें मैंने आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पोर्शन बताया कि ये ऑपरेटिंग के अंदर आता है, ये इन्वेस्टिंग के अंदर आता है और ये फाइनेंसिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। अब ये देखो यहाँ पर मैंने एक परफॉर्मा दिखाया आपको कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देखो इस तरीके से दिखता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और ये हमारी आती है फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग में हमारे क्या क्या आता है देखो, सेल कुछ किया, पर पेमेंट की, पेमेंट फॉर ऑपरेशन, इंटरेस्ट पेमेंट, टैक्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई और आइटम है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर से आपको निकलेगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका परचेज ऑफ न्यू फिक्स्ड एसेट्स, कोई आपने एसेट्स परचेज की, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद फाइनेंसिंग में शॉर्ट टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, न्यू इक्विटी इशूड। तो यहाँ से आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद आप यहाँ पर नेट इंक्रीज और ओपनिंग और उसके बाद एट द एंड वो सारे आप यहाँ पर डेटा को डाल दोगे, ठीक है। तो ये हमारा था स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये परफॉर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कितने टाइप की होती है यहाँ पर, दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये दो मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को देखते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है और इनडायरेक्ट मेथड कौन सा होता है। तो डायरेक्ट मेथड वेयर ऑल द मेजर क्लासेस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश रीपेमेंट आर प्रेजेंटेड। अब डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, सिंपल सा आप जो आइटम है, जो ट्रांजैक्शन है उसको उठाओ और डायरेक्ट डाल दो। जो मैंने अभी आपको परफॉर्मा दिखाया था उसके अंदर उस अमाउंट को डायरेक्ट डाल दो, यानी ऑपरेटिंग का है तो ऑपरेटिंग में डाल दिया, इन्वेस्टिंग का है तो इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग का है तो फाइनेंसिंग में डायरेक्ट डाल दो। उसमें आपको सिर्फ ये पहचानना है कि वो ऑपरेटिंग का आइटम होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग का है तो आपको डायरेक्ट चूज करो और उसके अंदर डायरेक्ट डाल दो। तो डायरेक्ट का मीनिंग ये है कि आप उस आइटम को डायरेक्ट चूज करो और डायरेक्ट डाल दो, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड, अब इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है, जो आपने पूरा क्वेश्चन जो है उसमें जो नेट प्रॉफिट है उसको सबसे पहले लिखो, उसको सबसे पहले लिखो। उसके बाद आप वन बाय वन वो सारे एक्सपेंस माइनस कर दो जो ऑपरेटिंग के नहीं है, यानी कि इन्वेस्टिंग के माइनस करते जाओ, फाइनेंसिंग के माइनस कर दो और ऑपरेटिंग के ऐड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑपरेटिंग का अमाउंट निकाल लो। तो डायरेक्ट में क्या है, आप डायरेक्ट वो सारी चीज़ों को चूज करो और इनडायरेक्ट में क्या है, आप उसको घूम कर इस तरीके से कि पहले आपने नेट प्रॉफिट लिखा, उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ को माइनस करके उसके बाद आपको ऑपरेटिंग का डेटा मिलेगा, ठीक है। तो वेयर द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज एडजस्टेड। हाँ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को, सारी ट्रांजेक्शन को एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस होगा तो नेट लॉस। उसके बाद हम सारी एक्टिविटीज़ को, सारी ट्रांजेक्शन को वन बाय वन माइनस और प्लस कर रहे हैं, यानी कि एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड। तो देखो यहाँ पर पॉइंट्स में मैंने कुछ एडजस्टमेंट लिखे, इफेक्ट ऑन ट्रांजेक्शन दैट आर नॉन कैश इन नेचर सच एज डेप्रिसिएशन। अगर यहाँ पर कुछ नॉन कैश आइटम लिखे लाइक डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, प्रोविजंस, तो उन सबको भी हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। अक्रूवल और डिफरल और फ्यूचर और पास्ट ऑपरेटिंग कैश प्रोसीजिंग ऑफ पेमेंट, कोई अक्रूवल तो उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। एनी एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड टू फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, तो मैंने अभी आपको बताया कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो भी है उनको भी यहाँ पर लिख देंगे और उस तरीके से हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकाल लेंगे। दिखाया ये डायरेक्ट में इस तरीके से उसने सारी डिटेल फिल करी, डायरेक्ट वन बाय वन हर अमाउंट को, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, और इनडायरेक्ट में इस तरीके से उसने माइनस कर दिया। देखो यहाँ पर नेट इनकम, और यहाँ पर देखो डायरेक्ट में उसने ऑपरेटिंग कैश में पहले कैश रिसीव हुआ, फिर उसके बाद कैश पे करा, फिर उसने एम्प्लॉय की सैलरी पे करी, फिर अदर एक्सपेंस कोई है, और इसके बाद ही निकल गया नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट, ठीक है। तो नेट कैश इतना निकल गया,
तो यहाँ पर इसने क्या किया, जो भी ट्रांजेक्शन है उसे डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ पर देखो इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट मेथड में देखो, सबसे पहले उसने क्या लिखा, नेट इनकम लिखी यहाँ पर, उसके बाद उसने डेप्रिसिएशन को ऐड किया और सारी एक वन बाय वन एक्टिविटी को माइनस और प्लस करते गए, जिससे कि एंड में क्या निकला, नेट कैश निकला। तो दैट इज मेजर डिफरेंस। यहाँ पर क्या करा, डायरेक्ट में उसने डायरेक्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया है। यहाँ पर देखो उसने डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा सबसे पहले नेट इनकम, बट यहाँ पर देखो नेट इनकम नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट उसने जो ट्रांजेक्शन थी, जो ऑपरेटिंग की थी वो ऑपरेटिंग के अंदर डाल दी, जो इन्वेस्टिंग की तो इन्वेस्टिंग, जो फाइनेंसिंग की थी फाइनेंसिंग में। बट हमें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग का देखना है, तो ऑपरेटिंग में हमने सारी एंट्रीज को यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमने पहले क्या किया, पहले नेट इनकम, जो नेट इनकम थी उसको लिखा, यानी कि नेट प्रॉफिट हो रहा है तो नेट प्रॉफिट लिखा, नेट लॉस हो रहा है तो लॉस लिखा। उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन को एडजस्ट किया, उसके बाद हमारा यहाँ पर अमाउंट निकला नेट कैश। ठीक है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये अमाउंट यहाँ पर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं डिस्क्लोजर। तो जो भी आपने यहाँ पर एंट्रीज करी, जो भी एंट्रीज करी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उन सबको क्या करना है, उन सबको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। तो एंटरप्राइजेस मस्ट डिस्क्लोज अलॉन्ग विथ मैनेजमेंट कमेंट्री एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेल्ड बाय अन एंटरप्राइजेस विच इजंट अवेलेबल फॉर अस। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी कैश फ्लो में एंट्रीज हैं, उन सबको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कैश हो या कैश इक्विवेलेंट हो। ठीक है, अब हम एक बार समरी देख लेते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया AS3 क्या होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और कैश इक्विवेलेंट, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि रेडिली कन्वर्ट, जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर या 3 मंथ से पहले पहले उसकी मेच्योरिटी डेट होनी चाहिए, वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग कैश, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, जो बिजनेस से मेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, लाइक मशीनरी वगैरह आपने कुछ परचेज कर ली। ठीक है, तो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में मैंने शेयर, बोरोज, लोन, ये सब कुछ बताया था, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग में मैंने बताया था इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट आप ट्रांजेक्शन को उठाते हो और उसके अंदर फिल कर देते हो डेटा के अंदर। ठीक है, यानी कि कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एंट्री है तो आपने उस एंट्री को लिया और डायरेक्ट उसको लिख दिया। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या करते हो, सबसे पहले आप प्रॉफिट और लॉस देखोगे, उसमें से बाकी सारी एंट्रीज को एडजस्ट करोगे। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड। सो फ्रेंड्स, if you like my video, so do like, do subscribe and share with friends. So friends, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ब्लॉगर की आईडी यहाँ पर गिवन है, www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com. So thank you friends.